नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन में हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बिग बुलेटिन में आज बात करेंगे शिया वक्फ सेंट्रल बोर्ड में एक बड़े खुर्द-बुर्द और बड़े घपले की खबर लखनऊ से आई है। आज पूरे इसी इशू पे बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। जी हाँ नाजरीन, अगर औकाफ की बात करें, वक्फ बोर्डों की बात करें या वक्फ अमलाक की बात करें तो इन पर एक बुरी नजर लगी हुई है। आखिर ये कौन लोग हैं जो इतने बड़े स्कैम के पीछे, घपले के पीछे और बदनवानी के पीछे लगे हुए हैं? बिग बुलेटिन में आज पूरे इसी इशू पर हम बात करेंगे। हिंदुस्तान में औकाफ की जायदाद को लेकर हमेशा ही खींचतान रही है। तकरीबन हर रियासत और बेशतर अजला में औकाफ के अमलाक मौजूद हैं, जिन्हें लेकर कई तरह के खदशात पाए जाते हैं। हमारे बुजुर्गों और रहनुमाओं ने इस उम्मीद पर अपनी मेहनत की कमाई, मिल्कियत और धन दौलत वक्फ कर दी थी कि इससे कौम का भला हो। लेकिन इन औकाफ से भला तो दरकिनार, झगड़े और लड़ाइयां ज्यादा देखने और सुनने में आती हैं। उत्तर प्रदेश, जहां मुसलमानों की बड़ी आबादी है और औकाफ की जायदादें भी हैं, बेशुमार हैं यहां सबसे ज्यादा औकाफ से जुड़े हुए मामलात सामने आते हैं। कभी नाजायज कब्जों को लेकर तो कभी बदनवानी और घोटालों के चलते लाखों करोड़ों के घपलों का इंकशाफ होता है। हालिया कुछ अरसे में लखनऊ से औकाफ के कई मामले सामने आए और बाकायदा इन पर कई ग्रुपों में लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ गई। खैर, आज हम बात कर रहे हैं शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की। इस बोर्ड ने लखनऊ के 35 औकाफ में 1000 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द का तखमीना लगाया है। बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने इन औकाफ की लिस्ट यूपी के वजीर औकाफ मोहम्मद आजम खां को भेज दी है। चेयरमैन ने इन औकाफ की जांच कराकर कसूरवार मुतवल्लियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हम आपको उस लिस्ट के बारे में भी बता दें कि इसमें कौन कौन से वक्फ का नाम शामिल किया गया है। इस लिस्ट के मुताबिक वक्फ अलीजान खां, वक्फ सज्जादिया कदीम व जदीद, वक्फ तकिया बेगम और मिस्री बाग समेत तकरीबन 3 दर्जन वक्फ जायदादें फरोख्त की गई हैं। इनमें खुर्द-बुर्द किया गया है। बोर्ड ने एक मारूफ शिया आलिम दीन और उनके वालिद पर भी औकाफ में खुर्द-बुर्द का इल्जाम लगाया है। बोर्ड ने दावा किया है कि उसके पास औकाफ की जायदादों में खुर्द-बुर्द के सबूत मौजूद हैं। इनकी जांच पड़ताल के बाद ही यह आदादोशुमार जारी किए गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस तरह की बदनवानी के लिए आखिर जिम्मेदार किसे गर्दाना जाए? आखिर इस तरह के मामलात को लेकर बोर्ड और हुकूमत क्यों संजीदा नहीं है? और आखिर इस मामले में पहले ही कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? आज इसी पूरे इश्यू पर और इन सवालात को टटोलने की हम बिग बुलेटिन में कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस पूरे मामले पर जुड़े हुए लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ रद्द अमल है, वो आपको सुनवाई देते हैं। और इस तरह के बहुत से मामला सुन्नी वक्फ बोर्ड में भी हैं, शिया वक्फ बोर्ड में भी हैं और दोनों के लिए हम बहुत पहले से लिख चुके हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इसमें। तो अगर सीबीआई जांच नहीं भी होती है तो लोकल इंटेलिजेंस कर सकती है, अपने विभाग कर सकते हैं। तो इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। हमने तो लिखा है स्वतंत्र किसी भी एजेंसी से सीबीआई जांच करे, सीबीआई करे। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे इसकी जांच कराएंगे, ठीक है, भ्रष्टाचार से संबंधित मामला है और अगर एंटी करप्शन वाले इसकी जांच करते हैं तो जांच में सहयोग करना चाहिए। देखिए, इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर के आप निर्दोष हैं तो जांच में सब सामने आ जाएगा। हम तो चाहते हैं दोषियों को, जो असली गुनाहगार हैं, वो पकड़े जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो हमारी वक्फ प्रॉपर्टी पहले खुर्द-बुर्द कर दी गई है उसको हम कम से कम अपने पीरियड में वक्फ में वापस ले आए। लेकिन जो है उसको सीबीआई से उनको चाहिए कि जो है जांच कराएं कि कहां कहां खुर्द-बुर्द हो रहा है। इसलिए कि बेचने वाले बेच रहे हैं तो जाहिर बात हम लोग खुद मांग कर रहे हैं इसकी। खुर्द-बुर्द हो रहा है इसको, खुर्द-बुर्द जाहिर सी बात है कुछ तो खबरों के जरिए से मालूम ही होता है खुर्द-बुर्द हो रहा है और इसकी हम लोग मुखालिफत भी कर रहे हैं और इतने एहतजाज किए, ये सब किए तो जाहिर से इसीलिए किए कि इसकी जो है हुकूमत जो है सीबीआई से जांच कराए, चाहे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कौन इसमें इसको बेचने वाला है, कौन इसमें कसूरवार हैं, वो कम से कम।
तो बिल्कुल आज पूरे इसी इशू पर बात करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सच्चर कमेटी ने बहुत पहले अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हिंदुस्तान में 70% वक्फ अमलाक ऐसी हैं जिन पर नाजायज कब्जा है। और उन्होंने ये भी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि इन अमलाक के साथ मिसमैनेजमेंट भी होता है, यानी इनका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है, नाजायज कब्जों की बात की जाती है। इसी तरह के बहुत से मामले अगर देखा जाए तो पूरे मुल्क में सामने आते रहे हैं। अगर यूं कहा जाए कि वक्फ बोर्ड और तनाजात का चोली दामन का साथ है तो इसमें कोई बैद नहीं, क्योंकि जब भी वक्फ की और औकाफ की बात होती है तो इस पर खूब बंदर बाट देखने को मिलता है। आज इसी इशू पर हम बात करेंगे कि लखनऊ में जिस तरह से शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में खुर्द-बुर्द का मामला सामने आया है, इस पर आज हम बात करेंगे कि आखिर ये मामला जब इतना पुराना था और इतना बड़ा स्कैम और इतना बड़ा घपला था तो आखिर इस पर कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया। तो बिल्कुल हिंदुस्तान में औकाफ की जायदाद को लेकर हमेशा ही खींचतान रही है और एक फिर बड़ा मामला और बड़ा घपला और बदउनवानी से जुड़ा हुआ यह मामला एक बार फिर से सामने आया है। सवाल कई तरह के उठते हैं, जब भी वक्फ जायदाद की और अमलाक की बात होती है तो कई इस तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर कमी कहां पर रह जाती है, जिम्मेदार इसके लिए कौन है जो इतने बड़े पैमाने पर बदउनवानियां सामने आती रहती हैं बार बार वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ अमलाक को लेकर, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज पूरे इन्हीं तमाम सवालात को हम टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिम्मेदार इसके पीछे कौन है। हम आपको बताते चलें कि वक्फ बोर्ड की जब बात होती है तो जाहिर सी बात है कि वक्फ बोर्ड अपने सर्वे कराता रहता है और हर 20 साल के बाद इस तरह के सर्वे कराए जाते हैं कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का आखिर किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कुछ इनकम होती है, क्या कुछ जा रहा है और क्या कुछ आ रहा है। लेकिन फिर भी जब वक्फ बोर्ड की बात होती है तो हमेशा ही इस पर कई तरह के सवाल उठते हैं। तो चलिए आज इसी इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ सैयद वसीम रिजवी साहब चेयरमैन हैं यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के, हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मुमताज आलम रिजवी साहब जो कि सीनियर सहाफी हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा एक और खास मेहमान मौलाना फिरोज हुसैन साहब जो कि मौलाना कल्बे जवाद साहब के खास और करीबी साथियों में से आते हैं, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अपने खास मेहमानों का इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। वसीम साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे कि इतना बड़ा घोटाला, बदउनवानी का इतना बड़ा मामला आखिर कैसे रोशनी में कैसे आया? वसीम साहब। जी देखिए, ये मामला तब सामने आया, हमको ये शिकायत मिली कि बड़ी बड़ी रकमें जी कब्रों से मुतवल्लियान वसूल रहे हैं और कब्रें बेची जा रही हैं जी। तो मैंने जांच कराना शुरू की कब्रिस्तानों की। तो लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ हमने जब जांच सबसे पहले कराई तो इसमें यह पाया कि 47 कब्रिस्तान हमारे रिकॉर्ड में दर्ज है जी। और इस वक्त मौजूदा जो कब्रिस्तान है वो सिर्फ 31 कब्रिस्तान 47 में से गायब हो चुके जी। अब जब 31 कब्रिस्तान गायब हो गए 47 में से, तो अब जो बचे हुए कब्रिस्तान हैं उन्हीं में मुर्दे दफन किए जाते हैं। और जब उसमें मट्टी दफन की जाती है तो उस पे जो मुतवल्लियान हैं उनकी अपनी मोनोपोली वहां पे एक बन गई और वो मोटी मोटी रकमें वसूलने लगे। हमने उस पर पाबंदी लगा दी कि कब्रों की रकम नहीं वसूली जाएगी और सिर्फ जो कब्र दफन होने में जो खर्चा आता है वही सिर्फ लिया जाए जी। तो उसके बाद फिर हमने इसमें जांच शुरू की। तो जांच हमने अपनी विभागीय जांच कराई। जो 31 कब्रिस्तान थे उनके ऊपर लोगों ने कब्रों को खोदकर और उस पे मकानात बना लिए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें और बड़ी बड़ी हवेलियां बन गई हैं जी। और ये आज से नहीं होता चला आ रहा है, ये सन 74 से होता चला आ रहा है। कई जगह कब्रिस्तानों की जमीनें बेच दी गई हैं, बिल्डर एग्रीमेंट कर दिए गए हैं। तो ये धीरे धीरे जब सारे मामलात मेरे सामने आए, अच्छा देखिए, वक्फ बोर्ड के पास ना तो इतना बड़ा स्टाफ है और ना ही ऐसे कुशल आदमी है कि जो डीपली जाके वक्फ की जांच कर सके, ना हमारे पास ऐसे साधन हैं।
हमारे जो जांच अधिकारी हैं वो गए तो उनको वहां पे जो कब्जा किए हुए लोग हैं वो डराने लगे, धमकाने लगे, उनको घेर लिया, उसको जान बचा के वहां से भागना पड़ा। बिल्कुल। मुतवल्ली जिन लोगों ने इसको बेचा है या जिन लोगों ने अवैध कब्जे कराए हैं वो जांच में सहयोग नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं अगर जांच हो जाएगी तो फिर हम पकड़े जाएंगे जी। तो इन सब मामलों को देखते हुए हमने इन सारे विभागीय जांच में जो जो चीजें हमारे सामने आई थी प्रूफ के साथ में, हमारे पास जो भी बात हम कह रहे हैं उसके डॉक्यूमेंटरी बिल्कुल मौजूद है। लेकिन वसीम साहब यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन वसीम साहब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी बदउनवानी है, 1000 करोड़ रुपए का आपका कहना है कि 1000 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है खुर्द बुर्द का। सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा स्कैम है, इसका मतलब यही कि आप लोगों ने कदम उठाने में बहुत देरी कर दी है। देखिए, जब कोई चीज हमारे सामने आई और जब तक, क्योंकि ये इशू ऐसा है कि जब तक के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास नहीं आ जाते हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब हमने उसमें जांच कराई, 2 साल से ये जांच चल रही है, 2, 2.5, 3 साल हो गए। जब ये जांच धीरे धीरे 31 कब्रिस्तानों का मामला था, जब सारे कागजात हमारे मुहैया करा लिए, तब मैंने इसको रिकमेंड किया कि इसकी जांच जो है वो किसी स्वतंत्र एजेंसी से हो जानी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ने इसमें गंभीरता से पूर्वक लिया और इसमें जांच कराई है। बिल्कुल ठीक है जी। मौलाना फिरोज हुसैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौलाना कल्बे जवाद साहब के साथियों में और बड़े खास लोगों में आते हैं। फिरोज हुसैन साहब, आपने वसीम रिजवी साहब को सुना, उनका कहना है कि 47 में से 31 कब्रिस्तान जो हैं वो लखनऊ के अंदर गायब हो चुके हैं। कितना इत्तेफाक करेंगे वसीम साहब के इस बयान से? और बहुत बड़ी बदउनवानी है, 1000 करोड़ रुपए के खुर्द-बुर्द का मामला सामने आया है। फिरोज साहब, आवाज जी हाँ, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि कल्बे जवाद साहब जो इतने सालों से, तकरीबन 4-5 साल से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, वो कर क्या रहे? वो सिर्फ इसी बात की तो बात कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराई जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और जितने भी इनके दौरान जो भी करप्शन है वो सामने खुद ब खुद खुल के सामने। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि जांच ना कराई जाए, और वाकई ये बात सही है कि उसकी जांच करा के जब सामने आएगा। और दूसरी सबसे जो अहम बात है कि जो वक्फ बोर्ड को दरखास्तें दी गई हैं, एप्लीकेशनें दी गई हैं कि उनकी जांच कराई जाए और उसके मुकदमे भी दर्ज हैं, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने खुद कार्रवाई नहीं की है, ये खुद इसका जिम्मेदार है। मैं आपके मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, 238/69 कटरा अबू तुराब का मकान है। ये नवाब अली जान खां का 69 से लेके 67 और 8 तक जो है सारे मकानात जो उसकी चौहद्दी में आते हैं, इनको एप्लीकेशन भी दी है, मैंने भी दी थी, खुद कल्बे जवाद साहब ने भी दी है कि उसकी जांच कराई जाए, लेकिन उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी कि वहां बिल्डिंगें खड़ी हो गई। अब ये इनकी मौजूदगी में हुआ, ये चेयरमैन की जिम्मेदारी है या किसी और की जिम्मेदारी है? जब जांच के लिए कहा गया तो जिन्हें मुतवल्ली को हटा के उसकी जगह पे दूसरे मुतवल्ली को। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वसीम साहब ने कहा कि 47 कब्रिस्तान लखनऊ में थे जिसमें से 31 कब्रिस्तान ही गायब हो गया, यानी इतनी बड़ी बदउनवानी। जी ठीक है, बड़ी बदउनवानी है, तो वो किसने की है ये तो खुद बता सकते हैं ना। सीबीआई जब जांच होगी तो खुद पता चलेगा किसने की है। जी बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ सीनियर साफी मुमताज आलम रिजवी साहब भी जुड़े हुए। मुमताज साहब, जब वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात कर लें या शिया वक्फ बोर्ड की बात कर लें, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि बदउनवानी और वक्फ बोर्ड का चोली दामन का साथ आपको नहीं लगता है? मुमताज साहब। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हुकूमत है। हुकूमत को जिस पैमाने पर और जिस कदर से कदम उठाना चाहिए था या उठाना चाहिए वो नहीं उठाती है, और बोर्ड का मसला हमेशा जो है वो इसी तरीके से उलझाया जाता है। अब आप देख लीजिए कि जो शिया, ये लखनऊ का मामला, उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड का मामला है जी, वो पिछले 4 साल से ऐसा लग रहा है कि बस यूपी का कोई मसला नहीं, सिर्फ कल्बे जवाद साहब और वसीम रिजवी साहब का मामला है। सवाल यह है कि हुकूमत क्या कर रही है। फिर मैं वसीम रिजवी साहब से ये सवाल करना चाहूँगा कि क्या आप सिर्फ लखनऊ शिया वक्फ बोर्ड के हैं कि पूरे यूपी के हैं? अगर पूरे यूपी के हैं तो सिर्फ लखनऊ तक आप क्यों महदूद हैं? पूरे यूपी में क्या हो रहा है उस पर आपकी तवज्जो क्यों नहीं है? दूसरी चीज़ ये कि आप जो सरकारी इदारे वक्फ बोर्ड पर काबिज हैं उनके लिए आपने क्या काम किया, क्या इकदाम किए? तीसरी चीज़ ये कि जब ये मामला एक बार और CBCDI से
इसकी जांच हो गई थी, 6 FIR भी हुई थी। 6 FIR में क्या हुआ आप बताइए, क्या हुकूमत ने कार्रवाई की? हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की, फिर वैसे ही जांच हो रही है। तो इस मामले की मेरा ख्याल यह है कि CBI से इसकी जांच कराई जानी चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, अभी खुद ये वसीम रिजवी साहब ने इसका एतराफ किया कि स्टाफ की कमी है। कि स्टाफ की कमी क्यों नहीं होगी? आप बताइए कि उनको सैलरी तक नहीं मिल रही है। आप वसीम रिजवी की जिम्मेदारी है, वो चेयरमैन है कि जो जिन वर्करों को सैलरी नहीं मिल रही, कई कई साल हो गए हैं, उनको सैलरी दिलाई जाए। तो ये झगड़ा इसमें मैं फिर कहूंगा कि इसमें यूपी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। उसने ऐसा लड़ा दिया है कि दोनों लोग लड़ते रहे, वसीम रिजवी और कल्ब जवाद दोनों लोग लड़ते रहे और हुकूमत फायदा उठाती रहे, हुकूमत उससे फैज़याब होती रहे। यानी जो लड़ाई वसीम रिजवी को लड़नी चाहिए थी कि सरकारी इमलाक कहां पे है, मुकदमात जो चल रहे हैं उनकी क्या सूरत हाल है, ये सबसे ना हटा करके वो कल्ब जवाद और वसीम रिजवी की लड़ाई बन करके रह गई। बिल्कुल, लेकिन मुमताज भाई जी, मुमताज साहब, आजम खान का बयान है। आजम खान ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि बड़ा संजीदा मामला है, इसको लेकर बड़ा गंभीर मामला है, इसको लेकर वो जांच कराएंगे और CBI जांच की वो सिफारिश करेंगे। कितनी सच्चाई नजर आती है आजम खान के इस बयान में? देखिए आजम खान जैसी शख्सियत जो बिल्कुल पाक साफ शबीह की है, जैसा कि वो खुद दावा करते हैं, तो ऐसे में उनके डिपार्टमेंट में इतना बड़ा घपला और अब तक जांच नहीं हुई। अभी कराएंगे का क्या सवाल है? आजम खान साहब को चाहिए कि वो इसकी CBI जांच की मुतालबा करें मरकज से, और CBI जांच जब होगी तब सही मालूम अंदाजा होगा कि कौन गुनहगार है। और जो भी गुनहगार हो, देखिए ये प्रॉपर्टी का मामला, ये वक्फ का मामला है, इसमें जो भी गुनहगार हो और कोई भी मामला हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, और वो चीजें सामने आनी चाहिए। इसमें न कल्ब जवाद साहब, न वसीम रिजवी साहब, न कोई साहब जी, ये वक्त का मामला है और ये साफ होना चाहिए। लेकिन मुझे तो लगता है कि इसमें हुकूमत जो है वो खुद चाहती है कि मुस्लिम जो इदारे हैं, मैं तमाम हुकूमतों की बात कर रहा हूं, कि जो भी मुस्लिम इदारे हैं उनको किसी न किसी मामले में उलझा दिया जाए और वो उसी में लड़ते मरते रहें और उस पर कोई तवज्जो न हो। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान दिल्ली से बहादुर अब्बास साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन हैदरी के, थोड़ा लेट हो गए लेकिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हैदर साहब, आपका खैर मकदम करते हैं। हैदर साहब, लखनऊ में शिया वक्फ सेंट्रल बोर्ड में बड़ी बदउनवानी, तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के खुर्द बुर्द का मामला सामने आया है। कैसे देखते हैं हैदर साहब इसे? देखिए जनाब, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि ये मामला बड़ा 1000 करोड़ की खबर मैंने आज सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ी थी जी। तो ये मामला साफ साफ करप्शन का है और इस करप्शन के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक पूरा वक्फ लैंड माफिया हिंदुस्तान में एक्टिव है जी, जो दिल्ली में 23 नंबर मदर टेरेसा क्रेसेंट रोड जी, अहमद पटेल साहब जो है उनके घर से चलता है जी। आजम खान उनका यूपी का काम देखते हैं और आजम खान का काम वक्फ चोरी करने का वसीम रिजवी साहब बाकायदा देखते हैं। इसका सबूत, मैं कोई भी बात बिना सबूत के नहीं करूंगा जी। सबूत के तौर पे ये FIR मैं आपको यहां दिखा रहा हूं जी। ये FIR वसीम रिजवी के खिलाफ सेक्शन 302 दफा 302 कत्ल की FIR है। और ये कत्ल किसका किया गया? उन लोगों का जो वक्फ चोरी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। तो आप ये बताइए कि जिस सरकार के अंदर अगर एहतजाज किया जाए वक्फ चोरी के खिलाफ और वहां पर वसीम रिजवी कत्ल करवा दें, कत्ल के मुजरिम है, और उनको 1 घंटे के लिए भी देखिए पर्सनल उस पर नहीं जाएंगे हैदर साहब देखिए जाति किसी मामले पर नहीं जाना है। हम लोग वक्फ बोर्ड के मामले पर बैठे हुए हैं। वसीम साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पूरे मामले को लेकर वो भी बात करेंगे, लेकिन किसी जाति मामले पर नहीं जाएंगे। वसीम साहब ने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या खाया, क्या नहीं खाया, उस पर देखिए हम नहीं जाएंगे। वक्फ के मामले पर जाइए, बड़ा संजीदा मामला है, उस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए आप सुनिए जी हैदर जी, बात पूरी कीजिए। बताना चाहूंगा ये FIR वक्फ के ही मामले पर दर्ज है 302 की। ठीक, ये FIR जो वसीम रिजवी साहब के खिलाफ दर्ज है जी, ये सेक्शन 302 120B IPC की है और ये FIR नंबर 307 है। ये वक्फ प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट कुछ लोग आवाज उठा रहे थे, जहां पर ये खुद FIR के कंटेंट हैं कि वसीम रिजवी साहब के लोगों ने वहां कत्ल कर दिया
देखिए जब ये लोग कोई बात, और उसके बाद उन्हीं को, चलिए ठीक है, वसीम साहब भी मौजूद है, रिएक्शन ले लेते हैं। हैदर साहब, वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम साहब, जवाब दे दीजिए आप। हाँ लीजिए। जी वसीम साहब। देखिए साहब, ये सीधा सीधा मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। दिल्ली के अंदर जोरबाग के अंदर मौलाना कल्बे जवाद साहब ने 40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी आजाद कराई, और उस प्रॉपर्टी के अंदर भी वक्फ लैंड माफिया पूरी तरह एक्टिव था। ठीक, मेरे खिलाफ खुद FIR दर्ज कराई गई और यहां तक कि गोली चलवाई गई वक्फ प्रॉपर्टीज की लड़ाई से हटने के लिए। ये जो आज इन्होंने बात करी है जी, 1,000 करोड़ का करप्शन मौलाना कल्बे जवाद साहब और उनके साथियों के खिलाफ या दीगर मुतवल्लियों के खिलाफ, ये गुमराह किया जा रहा है। खाली उत्तर प्रदेश, ठीक है हैदर साहब, आपका वर्जन हमने सुन लिया। खान साहब अहमद पटेल साहब के साथ मिलकर खा चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। वसीम रिजवी साहब, मेरे पास सबूत, वसीम रिजवी साहब, अगर आप चाहें आपका रिएक्शन। वसीम रिजवी साहब, वसीम साहब आप तक मेरी आवाज आ रही है? लग रहा है कुछ तकनीकी खराबी की वजह से वसीम साहब तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन हमारे साथ मुमताज आलम साहब जुड़े हुए। मुमताज आलम साहब, हैदर साहब को आपने सुना, क्या लगता है कि पूरी सियासत व्यवस्था इस बदउनवानी के पीछे, या वक्फ बोर्ड का जब नाम लिया जाता है तो सियासत इसके पीछे बहुत बड़ा एक इशू रहता है? मुमताज साहब, मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल ये बहुत बड़ी सियासत है, और मैं जैसा कह रहा हूं कि मैं तो हुकूमत को जिम्मेदार ठहराता हूं कि हुकूमत क्या कर रही है। और यूपी में वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर का मामला पूरा 4 साल तक आप देख रहे हैं क्या हुआ, फसादात हुए और पता नहीं क्या क्या हुआ, कोई कंट्रोलिंग नहीं रही। तो मैं वक्फ की क्या बात करूं, वहां तो मुसलमान महफूज नहीं, वहां तो लोग महफूज नहीं है, तो जमीन की क्या बात की जाए। टोटल मामला जो है ये यूपी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, हुकूमत से जुड़ा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो चीजों को सही से रखे। जी हैदर भाई आएंगे आपके पास, हैदर साहब आपके पास आएंगे, बात पूरी कर लिए मुमताज साहब। जी, तो पूरा मामला मैं कह रहा हूं कि हुकूमत को देखना चाहिए था, किस लेवल की जांच होनी चाहिए, फिर जांच हो रही तो उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, ये सब चीजें देखनी चाहिए थी। बाकी चीजें जो है वो ऑन पेपर है, कोर्ट तक मामला गया, सब जानते हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्या हुआ उस बिल्कुल ठीक है। मुमताज साहब आएंगे आपके पास, आएंगे। वसीम साहब जुड़ गए क्योंकि मामला सीधे उन्हीं से जुड़ा हुआ है। वसीम साहब, हैदर साहब ने जो इल्जाम लगाया उसमें कितनी सच्चाई है? वसीम रिजवी साहब, देखिए हैदर साहब जो FIR वगैरह की बात कर रहे हैं, ये जुमे जो अलविदा के बाद इन लोगों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था। सारे सबूत मौजूद हैं। देखिए मैं जवाब दे रहा हूं, क्योंकि जो जुमे के बाद इन लोगों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था, मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने जा रहे थे। वहां पे जब पुलिस ने इनको रोका था तो वहां पे कोई इस तरह की कोई मौत हुई थी, और उस मौत में हमारे खिलाफ FIR अगर कोई लिख दी गई है तो उससे मुझसे क्या मतलब है? वसीम रिजवी साहब ये बताइए, नहीं आप वसीम रिजवी साहब बात पूरी कीजिए। वसीम रिजवी साहब आप बात पूरी कीजिए, ये बताइए कि एहतजाज किस बात के लिए था? आपके खिलाफ था, आपकी चोरियों के खिलाफ था। आप ये क्यों नहीं बता रहे कि एहतजाज किस बात के लिए था? एहतजाज इस बात के लिए था कि एहतजाज हमारे खिलाफ नहीं था, एहतजाज आप लोग अपनी बदउनवानियों को छुपाने के लिए कर रहे थे। आप लोग वक्फ बोर्ड को बदनाम इसलिए करना चाहते हैं कि आप लोगों की बदउनवानियां छुपी रहे। 1,000 करोड़ का घोटाला, जिसमें कम से कम 400-500 करोड़ रुपया तो मौलाना कल्बे जवाद और उनके वालिद साहब ने जमीनें बेची हैं। हमारे पास इसके प्रूफ मौजूद है, और उसके बाद इन बातों को छुपाने के लिए आप लोग वक्फ बोर्ड के ऊपर दबाव बनाते हैं और धरने प्रदर्शन करके शहर का माहौल खराब करते हैं। आपने इमाम बाड़े में ताले डाल दिए, किसने आपको इजाजत दी कि बड़े इमाम बाड़े में आप ताले डाल देंगे? देखिए हैदर भाई आपके पास आएंगे, वसीम साहब को बात पूरी कर दीजिए। हैदर साहब होते कौन है? हैदर साहब देखिए, इस तरह देखिए डिबेट का, मुबाहिसे का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। हैदर साहब आप रुक जाइए, अभी वसीम साहब बात पूरी कर ले, आपके पास आएंगे भाई, आपके पास आएंगे, आप भी अपनी बात रखिएगा। जी वसीम साहब बात पूरी कर लीजिए। देखिए
मैं ये कह रहा हूं कि धरने और प्रदर्शनों से बोर्ड के ऊपर दबाव बनाकर ये लोग ये चाहते हैं कि बोर्ड जो जांचें करा रहा है और ना कराए। इतने बड़े बड़े घोटाले इन लोगों ने किए हैं और इनके साथ में और जितने मुतवल्लियान जुड़े हैं, बहुत बड़े बड़े घोटाले किए हैं, सबकी जांचें हो रही हैं। इस जांच से बचने के लिए, वक्फ बोर्ड के ऊपर दबाव बनाने के लिए, हुकूमत से वक्फ बोर्ड को भंग कराने के लिए इस तरह के मुजाहरे ये लोग करते हैं। किसने इख्तियारात दिए? आप कोर्ट जाइए, आप कोर्ट जाइए हमारे खिलाफ। आप सीबीआई जांच के लिए मैंने भी लिख दिया है, माननीय आजम खान साहब ने भी लिख दिया है। सीबीआई जांच का मुतालबा माननीय आजम खान साहब ने भी कर दिया है, हमने भी कर दिया है। सीबीआई जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतने बड़े बड़े घोटाले हैं, ये सिर्फ घोटालों से बचने की राजनीति है। शहर की फिजा को खराब करते हैं। हैदर साहब, सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं वसीम साहब। हैदर साहब, वसीम साहब सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। देखिए वसीम साहब नंबर एक झूठ बोल रहे हैं। अगर कोई इन्होंने सीबीआई इंक्वायरी के लिए लिखा है, इतनी मुझे समझ है, जब स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करती है तो उसका बाकायदा नंबर इशू होता है, लेटर इशू होता है। क्या ये जिस तरह में इनके खिलाफ ये कत्ल के मुकदमे की एफआईआर जो देखिए, मैंने स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने के लिखा है। गवर्नमेंट चाहे तो सीबीआई जांच करा ले। ये लोग, इन लोगों को कुछ स्वतंत्र नहीं, अभी आपने सीबीआई बोला है, अभी आपने मैंने जो सीबीआई जांच, मैंने स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने के लिखा है। अभी आपने बोला कि सीबीआई जांच हो जाए, सीबीआई जांच हो जाए, सीबीआई जांच हो जाए, आप सीबीआई जांच हो जाए नहीं, स्टेट गवर्नमेंट। भाई मैं तो लाइव बैठकर ये कह रहा हूं कि सीबीआई जांच हो जाए। इसके अंदर सुन लीजिए, आपने अभी बोला था कि मैंने सीबीआई को लिख दिया है, अब आप मुकर गए जैसे ही मैंने आपसे लेटर मांगा, मगर मेरे पास आपके खिलाफ सारे सबूत। अरे भाई, ऐसा है ना कि आप खा चुके हो। सारे सबूत जो आपके पास हमारे खिलाफ है वो आप पेश कीजिए, अदालतों में जाइए, कोर्ट जाइए, आप पेश कीजिए हमारे खिलाफ। मैंने आप देखिए इसीलिए अरे एक फर्जी एफआईआर लेके आप टहल रहे हो और आप इस वक्त औकाफ की खुदबुद की सिलसिले में बात करने आए हो। अच्छा वसीम साहब, वसीम साहब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप ये बताइए, आप सिर्फ लखनऊ के बिल्कुल ठीक है। देखिए वक्त बहुत कम बचा है। मुमताज आलम साहब 20 सेकंड में से डिबेट को वाइंड अप कर दीजिए। 20 सेकंड में मुमताज आलम साहब, क्या कुछ निकला इस डिबेट से? मैं सिर्फ ये मुमताज साहब, मुमताज साहब मैं आपकी बात जवाब दे दूं। तो मैं चाहता हूं कि इस मामले की सीबीआई जांच हो और जो कसूरवार हो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इस डिबेट का मकसद यही है। दूसरी चीज ये कि वसीम रिजवी साहब, बिल्कुल ठीक है वसीम साहब, सीबीआई जांच की मांग हो रही है। नहीं है बल्कि पूरे वसीम साहब, सीबीआई जांच की मांग हो रही है। क्या ईटीवी उर्दू के चैनल से लाइव डिबेट से आप यकीन दहानी कराएंगे सीबीआई जांच की? वसीम साहब बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मैं चाहता हूं कि जो मामलात हैं उनमें सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि औकाफ बच जाएं और वक्फ चोर पकड़ जाएं। बिल्कुल ठीक है। ये बहादुर साहब देखिए आपकी मांग पूरी हो गई, सीबीआई जांच होगी, सीबीआई जांच होगी। बहादुर साहब 10 सेकंड है, वाइंड अप करेंगे। बहादुर साहब नहीं, देखिए साहब, अगर सीबीआई जांच ये करते हैं तो हमें उम्मीद है कि ये चोर हैं, ये जेल जाएंगे। चलिए बिल्कुल बहुत बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि वक्त की कमी है हमारे पास, तमाम मेहमानों का बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर सी बात है कि अगर साफ नियत के साथ इस पूरे मामले में जांच कराई जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी एक तरह से वाजे हो जाएगा। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।